Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good evening, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. So welcome to देवत गेट इजी. आज लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 3 है और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस ही हम चलेंगे और होपफुली कि अभी तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जिस पैशन के साथ मैं लगा हूं कि आपका रिजल्ट मैं 17 से 37% ले आके दिखाऊंगा, उसी पैशन के साथ आप भी लगे होंगे. तो आज तक के इंडिया के इतिहास में ये पहली बार दर्ज होगा कि गेट 2022 का जो क्वालिफाइड होने का स्कोर है वो 17 नहीं 37% से ज़्यादा है. और वो सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे ही है. भाई 8 लाख बच्चे से ज़्यादा गेट का एग्ज़ाम देते हैं और सिर्फ 17% गेट क्वालिफाइड होते हैं. उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है आपका डर, आपका स्वयं पर भरोसा न रहना, और हो सकता है कि आपके पास सफिशिएंट कंटेंट भी ना मिल रहे हों. तो चिंता मत कीजिए, उसके लिए हम लोग आ गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपकी मुलाकात हमसे हो रही है और आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं. तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. अब तक का 16th क्वेश्चन है. आज का पहला क्वेश्चन है कि द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस. आपके सामने एक मैट्रिक्स ये है, आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसका आइगन वेक्टर एक ये है, दूसरा ये है. तो मुझे बताओ कि a प्लस बी इधर लिख दिया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर a प्लस बी की मुझे वैल्यू बताओ. अगर ध्यान से समझना कि हो सकता है कि इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर ये और ये ना आए. अगर आप आइगन वेक्टर निकालने जाएंगे तो अगर आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर नहीं पता है तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा. मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा, वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस चीज़ का बेसिक मैं बहुत डीप लेवल पे समझाता हूं उसको मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में नहीं रिपीट करूंगा, इस बात को ध्यान रखना. दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हम क्या कह रहे थे कि हो सकता है इस मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर है ये दोनों ना हो. अगर आप निकालें तो ए बी की वैल्यू निकालने के बाद भी हो सकता है वो आइगन वेक्टर ना निकले. लेकिन गेट में एक लॉजिक है कि गेट अगर ये बोलता है कि ये आम नहीं इमली है तो आप अपना दिमाग मत लगाइए, उसको मान लीजिए कि ये आम नहीं इमली है और इमली समझ के सॉल्व कीजिए, तभी आप प्रॉपर गाइडेंस के जरिए आप सोल्यूशन तक पहुंचेंगे. अगर आपने अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो आप फंसे रह जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है. तो इसलिए इसने बोला कि इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर ये और ये है, मैंने मान लिया कि ये आइगन वेक्टर है, ठीक है. दूसरी चीज़, बस इस मैट्रिक्स को देखने के बाद थोड़ा सा याद आ गया तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं. एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा दो टाइप की होती है. एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर. ध्यान समझना, मैं इसको क्यों बता रहा हूं इसके पीछे का भी कारण है, ठीक है. क्यों बता रहा हूं इसके पीछे का भी कारण है. पहले ये समझ लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. अभी दोपहर को मैंने ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ था. अपर ट्रायंगुलर का मतलब हुआ जैसे 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये है अपर ट्रायंगुलर. लोअर ट्रायंगुलर क्या है? लोअर ट्रायंगुलर है सर 1 2 3 4 5 6 0 0 0. मतलब क्या है सर? मतलब ये है बेटा कि एक ट्रायंगल बनना चाहिए. ठीक है, एक ट्रायंगल कैसे बनेगा?
एक ट्रायंगल बनेगा डायगोनल एलिमेंट्स के जरिए। डायगोनल एलिमेंट्स को देखते हुए आपका एक ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक खास बात है कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के पार्ट जो होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, वो जीरो होंगे, ये ध्यान रखना। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, मतलब कि अपर ट्रायंगुलर का मतलब अपर में जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी वैल्यूज जो होंगी वो रियल होंगी और उसके नीचे की जो वैल्यूज होंगी वो जीरो होंगी। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब हुआ कि लोअर में जो डायगोनल एलिमेंट्स को लेकर के एक ट्रायंगल बन रहा है, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, वो रियल होंगी, और इसके ऊपर की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, सारी वैल्यूज होंगी जीरो। और अगर ऐसा होता है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। अब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा था, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है और वो क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लीजिए आपके सामने एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये कौन सी है, 3x3 की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो याद रखना, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायरेक्टली इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि यही इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। आप देखना, और अदर मैट्रिक्स में आपको आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना होता है, लेकिन अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स वही डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, आइगन वैल्यूज हो जाते हैं। जैसे 1 2 3, इस वाली मैट्रिक्स की केस में 1 2 3 इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत मतलब कि सूक्ष्म तरीके से वहां पे कॉन्सेप्ट देते हैं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप घंटा भर पहले बैठ जाइए उसकी आइगन वैल्यूज को निकालने। मान लीजिए यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स दे देता, यहाँ पे मान लीजिए कि ये दे देता 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये 6 7, उसके बाद 8 9, और ये मान लीजिए कि 2 है, मान लो 4x4 की मैट्रिक्स। अब इसकी आइगन वैल्यूज कैसे निकालोगे बताओ? आइगन वैल्यूज निकालने बैठ जाओगे तो घंटा भर इसमें समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि सर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यही एलिमेंट्स इसकी आइगन वैल्यूज होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं, अगर ये पता है तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। आप कहेंगे सर 1 5 7 और 2 ही इसके आइगन वैल्यूज होंगी। बात समझ में आई? यही मेरा मकसद था इस अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बताने का। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है सर? हमारा क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है हमारे सामने 1 2 0 2, ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के हमने एक वेक्टर दे दिया है, 2 वेक्टर्स हैं हमारे सामने, और उस वेक्टर में जो ए और बी की वैल्यूज हैं वो हमको बतानी है। लेकिन इस मैट्रिक्स से हमें एक चीज़ पता चल गई सर, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं, इसकी जो लैम्डा की वैल्यूज होंगी वो 1 और 2 होंगी। और जिन्होंने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को निकालने का तरीका समझा है वो ये जानते हैं कि हमें क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स करना होता है। जब किसी मैट्रिक्स के साथ कोई भी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो इक्वल टू अगर किसी स्केलर के साथ सेम वही वेक्टर आ जाता है तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर कहलाता है। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, ए माइनस लेमडा आई का डॉट प्रोडक्ट इनटू वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए माइनस लेमडा आई को कैसे लिखते हैं भाई? ए माइनस लेमडा आई का मतलब हुआ कि जिन्होंने पहले से क्लासेस ले रखी है वो ये जानते हैं कि इस मैट्रिक्स को मैं अगर लिखूं 1 माइनस, मान लीजिए कि लेट यहाँ पे हम लेमडा इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चूंकि हमें लेमडा मिल चुका है तो लेमडा इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो 1 माइनस 1 फिर 2 फिर 0 फिर 2 माइनस 1, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसी में लेमडा को हम लेस कर देते हैं जब ए माइनस लेमडा आई रखते हैं। तो बात समझ में आई? इसको यार एक्सप्लेन करके रख सकते हो ना, जैसे ये है 1 2 0 2, है कि नहीं? ए
माइनस लेमडा आई क्या होता है, सॉरी आई होता है 1001। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो मैं फिर से डिटेल में बता दे रहा हूँ, 1202 माइनस मल्टीप्लाई करो लेमडा 0 लेमडा। सर इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटाओगे सर तो ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 0 2 माइनस लेमडा। तो वही तो मैंने रखा, ये देखिए डायरेक्टली लेमडा की वैल्यू बस रख दी यहाँ पे, यही रखा है मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, लेमडा की वैल्यू जब मैंने रखी तो हमारे सामने एक वैल्यू आ गई, क्या आ गई है सर 0201 एक मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान रखना साथ में x भी है और x को मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूं कि यहां पे क्या है, आपका वेक्टर गिवन है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपका वेक्टर गिवन है, चाहे आप ये वेक्टर ले लेना, चाहे पहला वेक्टर ले लो, चाहे दूसरा वेक्टर ले लो, वैल्यूज गड़बड़ नहीं आएंगी। देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो वैसे भी साफ पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो आइगन वेक्टर होंगे वो कितने होंगे। सॉरी गर्मी यार ज्यादा है, लाइट नहीं है आज। ठीक है, तो हाँ इसके 2 क्रॉस 2 के वेक्टर्स हैं, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो 2 वेक्टर्स होंगे, कोई सा भी एक वेक्टर ले सकते हैं। अगर मैं इसके साथ एक वेक्टर को ले लेता हूं 1 और a को ले लेता हूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा सर तो ये हो जाएगा सर 1 + 2a, सॉरी 0 × 1 + 2a = 0 और ये हो जाएगा 0 × 1 + a = 0। दैट मीन्स कि a की जो वैल्यू आएगी दोनों इक्वेशन से वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। इस चीज़ को दिमाग में रखना। दूसरी चीज़, दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं, इसी सेम जो हमारी इक्वेशंस हैं ये यार ये स्लाइड नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा मुझे, टेक्नोलॉजी इसकी क्या है ना। ठीक है ठीक है, गर्मी ज़्यादा है भाई। ठीक है, तो हमारे सामने क्या था मैट्रिक्स 1 2 0 2 और हमने जब एक लेमडा = 1 रखा सर तो हमारे सामने a = 0 आ गया। लेकिन जब हम लेमडा = 2 रख रहे हैं, व्हेन लेमडा = 2 रख रहे हैं तो इस मैट्रिक्स A में हम क्या करेंगे 1 - 2 2 0 2 - 2 लेमडा की वैल्यूज हम रख रहे हैं सिंपल, कुछ कुल मिला के a माइनस लेमडा आई कर रहे हैं ना भाई, ये चीज़ बार बार बताने की जरूरत थोड़ी है। a माइनस लेमडा आई कर रहे हैं = इनटू x1, सॉरी x1 नहीं यहाँ पे क्योंकि वेक्टर दिया हुआ है तो हमने एक वेक्टर वहाँ पे लिया था 1 और a लिया है तो यहाँ पे वेक्टर लेंगे 1 और b क्योंकि 2 ही वेक्टर दिए हुए हैं। तो हमारे सामने ये जो वैल्यूज, ये जो वैल्यू होगी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो दूसरा वेक्टर हम क्या ले लेंगे 1 और b, कुछ भी ले सकते हो। अगर पहले आपने 1 b लिया हुआ तो इस बार 1 a ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम सर तो यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सर -1 + 2b = 0 और दूसरा 0 + 0 = 0। यहाँ से एक चीज़ें मिल सकती हैं, ये मिल सकता है सर 2b = 1 और b = 1/2। ये ध्यान से समझना। अभी थोड़ी देर पहले ये b = 1/2 आया है, इस चीज़ को भूलना नहीं है हमें। और यार ये बहुत इरिटेट कर रहा है भाई। ओ माय गॉड, शिट। यार इसको मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा, सॉरी यार ये बहुत इरिटेट कर रहा है, स्लाइड नहीं हो पा रहा है। चलिए, हमारे सामने a की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे सामने a की वैल्यू आई थी 0 और b की वैल्यू क्या आई थी 1/2। और इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा सर a + b की वैल्यू क्या होगी। a + b की वैल्यू अगर आएगी सर 0 + 1/2 जो हमारे हिसाब से आएगा तो आंसर 1/2 आना चाहिए। क्या है ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ें समझ में आपके आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चा 0 लेवल से है उसको भी ये सब चीज़ें समझ में आए। ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कमाल की चीज़ ये है कि 2-3 चीज़ें आपको इसमें भी सीखने को मिलेंगी। आप जानते हैं मैं क्वेश्चन ही वही लेता हूं जिसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। देखिए, फॉर द मैट्रिक्स M, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन्होंने एक M मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहे हैं द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अभी तो दोपहर को मैंने यही चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, इसीलिए मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को डिटेल्ड में आधे घंटे में बताया है आपको। तो कहानी ये है कि कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स M है, इसका M इनवर्स इज इक्वल टू M ट्रांसपोज है, और जैसे ही आप ये चीज़ देखते हैं वैसे ही आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि सर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए 100%। और अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसको ये फिर ऑर्थोनॉर्मल सेट को एग्जिस्ट भी करेगी। जिस बच्चे को ये बात नहीं पता चल पाई इस लाइन के माध्यम से कि द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये वो नहीं समझ पाएगा इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे निकालना है। लेकिन जिसको ये वैल्यू पता चल गई वो निकाल सकता है। देन द वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाई, इस मैट्रिक्स में एक x की वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाला जा सकता है। सर 2 तरीका है। पहला, ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये कॉलम वेक्टर है आप जानते हैं 3/5, 4/5, x 3/5, ये दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे रखता हूं तो यहाँ पे 2 कॉलम वेक्टर मिलेंगे सर। एक कॉलम वेक्टर ये होगा जिसको मैं v1 वेक्टर बोल सकता हूं, दूसरा कॉलम वेक्टर ये होगा जिसको मैं v2 वेक्टर बोल सकता हूं। और पहली कंडीशन ऑर्थोनॉर्मल सेट की पहली कंडीशन ये थी सर v1 का ट्रांसपोज डॉट v2 का डॉट इज इक्वल टू 0, v1 ट्रांसपोज डॉट v2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन ये थी। अगर मैं पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, v1 का ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि 3/5 और x ये, और उसके बाद सॉरी ये, ठीक है दिख रहा होगा आपको, इसके बाद क्या है 4/5 एंड 3/5 का मल्टीप्लिकेशन ना, यही तो था अभी सुबह हमने डिस्कस किया हुआ था भाई। ये स्लाइड नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है इससे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा करता हूँ, हमारे सामने क्या निकल के आता है, हमारे सामने निकल के आएगा कि सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, तो 3/5 इंटू 4/5 प्लस x इंटू 3/5 इज इक्वल टू कितना 0, यही होना है। अब 4×3 12/25 इज इक्वल टू 3x/5, सॉरी ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, 0 ये इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 3 चौक 12 और 5 बचे 25। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई सर -4/5। ठीक है, x की वैल्यू -4/5 आ गई। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहूँ कि ये चीज़ें कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे आंसर में, तो सर -4/5 तो पहला ऑप्शन है। लेकिन मैंने एक चीज़ रूल बताई थी गेट का कि अगर जब भी पहला ऑप्शन आपका सही आए तो आपके दिमाग में एक बार होना चाहिए कि नहीं सर मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्रॉस चेक करने से ही मेरे पास सोल्यूशन मिल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, जब भी पहला ऑप्शन सही हो सकता है वो सही हो, लेकिन फिर भी आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। क्रॉस चेक कैसे करेंगे सर, मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा के देखना चाहूँगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि सर दोनों वेक्टर्स, चाहे वो v1 वेक्टर हो चाहे वो v2 वेक्टर हो, दोनों के मैग्नीट्यूड 1 होने चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। मैं चेक करता हूँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसी में x है, तो x है तो मान लीजिए कि 3/5 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1, यही तो था कंडीशन, यही थी। अब देखिए मैं इसीलिए इस चीज़ को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हमने आधे घंटे डिस्कशन किया हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। जिसको नहीं पता है उसको फिर से मैं सजेस्टेड वीडियोज़ में लिंक दे दूंगा, वो जाके उसको देख सकता है। अभी आज दोपहर की क्लास में ये डिस्कशन हुआ था। तो हमारे पास आ गया कि 9/25 प्लस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये अंडर रूट आपका हट जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमारे सामने एक चीज आ जाएगी क्या कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। हमेशा याद रखना कि 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता 16/25, 16/25। और इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, यही चीजें आपने बचपन में सीखी हुई हैं भाई, यही चीजें आपने बचपन में सीखी हुई हैं। और इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये आप इस चीज को समझें कि जब भी इस चीज को बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 आए, आपने अभी तक हमेशा ये किया होगा कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 16/25। बिल्कुल सही है, आपने सही किया था। लेकिन आपने एक चीज और की होगी यहां पे, वो ये की होगी कि सर इसका आंसर होता है 4/5 ना। लेकिन हमेशा याद रखना, अब आप अपर क्लास में आ गए हैं, अपर क्लास में आ गए हैं तो आपको एक्चुअल वैल्यूज पता होनी चाहिए। सर मतलब ये गलत है, नहीं गलत नहीं है। एक्चुअल वैल्यूज ये है कि जब भी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16/25 हो तो वहां पे आंसर प्लस माइनस 4/5 दोनों में आएगा। यहां पे दो आंसर होंगे। सर क्यों दो आंसर होंगे, क्योंकि ये क्या है, द्विघात। क्या है ये, द्विघात है। ये द्विघात का मतलब हुआ कि दो घात है। और जब भी आपका ये समझ लीजिए कि एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं इसको हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, चूंकि एक्स स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वहां पे चाहे एक आंसर 0 ही आए लेकिन दो आंसर आएंगे, ये बात याद रखना। और यही यहां पे लॉजिक था। यहां पे दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है +4/5 और दूसरा आ रहा है -4/5। इसका मतलब दोनों ही आंसर में, पहले हमारे पास क्या आया था, जब हमने क्या किया था, v1 ट्रांसपोज डॉट v2 किया था, तब हमारे पास क्या आया था, 4/5 आया था, सॉरी -4/5 आया था। और यहां पे क्या आया, +4/5 और -4/5। तो जो भी आंसर दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट कर रहा है वही आंसर सही होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की यही तो खास बात थी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता था कि ऑर्थोनॉर्मल सेट को एग्जिस्ट करना चाहिए। और ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या कहता था कि हमारे पास सर दो कंडीशंस हैं, दोनों के दोनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा वही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब तीसरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन यह है कि वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। देखिए आपके सामने वही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया हुआ है जो क्वेश्चन मैं पहले इसको बता चुका हूं। जब भी आपके सामने मैट्रिक्स दिखे और ऑप्शंस में वेक्टर दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल उस मैट्रिक्स का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है। अगर वही वेक्टर सेम आ जाता है किसी लेमडा के साथ तो वही वेक्टर हमारा आइगन वेक्टर होगा। सिंपल सी बात है, चेक कर लेते हैं। 2 2 1 3 हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है और हमारे पास वेक्टर कितना है, 2 - 1। ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए को लेके चलते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है सर, ये कहता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ये कहता है 4 प्लस, सॉरी माइनस यहाँ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 4 - 2 इज, और उसके बाद क्या है हमारे पास, ये 2 - 3। दैट मीन्स कि अगर मैं ये चीज़ें निकालता हूँ तो ये कितना निकलेगा, ये 2 और -1 निकलेगा, 2 एंड -1, 2 एंड -1 ही तो हमने ऑप्शन लिया हुआ था। इसका मतलब कि ये आ गया। अगर मैं लेमडा की बात करूं तो लेमडा यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 कॉमन ले लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, देख लीजिए इसको। मैंने क्या किया, ये माइनस है, ध्यान समझना। 4 - 2 कितना आ गया, 2, और 2 - 3 कितना आ गया, -1। तो जरा देखिए कि अगर मैं ये ax था इज इक्वल टू, क्या हमारे सामने x आया, ये x की वैल्यू क्या थी, 2 - 1, और x कितना आया, 2 - 1। इसका मतलब कि जो लेमडा आया वो कितना आया, 1 आ गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन है तो पहले ही ऑप्शन से आपको लेके चलना है, और अगर ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी इच्छा हो तो दूसरा भी चेक कर लीजिए, दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूं।
2213 को मैं देखता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ऑप्शन नंबर 2 से 21, तो क्या हमारे सामने आता है 4 + 2 और 2 + 3 ये मैट्रिक्स, और ये इक्वल टू 6 + 5। 6 + 5 क्या ये 2 और 1 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये इसका वेक्टर हो ही नहीं सकता। ये ax = λx को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस चीज को हमेशा याद रखना। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, इसलिए इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको मैंने पिछली बार 2 बार इसको डिस्कशन किया हुआ है, फिर से मैंने इसलिए लिया हुआ क्योंकि ये लगातार देखिए 2005 में पूछा गया था, 2009 में पूछा गया था, 2011 में फिर से पूछा गया है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, हमेशा रियल होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने कल डिस्कस किया हुआ था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है सर कि A ट्रांसपोज = A को जो भी एग्जिस्ट करती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया हुआ था। तो हमेशा इस लाइन को बस दिमाग में रख ही लेना कि द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल होगी। रियल क्या होती है? वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है। बहुत से बच्चों को लगता है कि रियल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, लेकिन रियल वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, इसलिए रियल वैल्यूज ही इसका ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? ठीक है। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इन्होंने 2012 में पूछा था। देखिए हम धीरे धीरे 1999 से क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, अब 2012 तक पहुंच गए हैं, तो बहुत ही जल्दी हम सिलेबस को भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1.21 क्वेश्चन कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए, हमारे सामने ए मैट्रिक्स दी हुई है 5 3 1 3, वन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर इज गिवन बाई। एक नया शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिला 2012 में, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो सर अभी तक तो आपने आइगन वेक्टर बताया, लेकिन नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या होता? कुछ नहीं होता। वही जो आइगन वेक्टर आता है, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का, चूंकि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये 5 3 1 3 2 × 2 की मैट्रिक्स है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो इसकी मैक्सिमम आइगन वैल्यूज कितनी होंगी? वो 2 होंगी। आइगन वैल्यूज 2 होंगी तो 2 आइगन वेक्टर भी होंगे। मान लीजिए वो आइगन वेक्टर होते हैं 1 और 2, मान लीजिए, अभी मैं निकाल लेता हूं। लेट आइगन वेक्टर्स क्या है? 1 और 2, तो इसका नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर जो होगा, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, इसका जो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा? इसी को कुछ और नहीं करना है, 1/, में कर देना है इसका मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब 1² + 2²। इसके बाद ये 2/√1² + 2², मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है अपॉन में, और वही वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर होगा। तो आई होप सो ये क्या है? 1/√5 और ये 2/√5 ऐसे आ जाएगा इसका मतलब कि, अरे वाह, ये तो हमारे ऑप्शन से भी मैच कर रहा है यार, गुड। चलिए कोई ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसको ऐसे निकालेंगे। चलिए आइगन वेक्टर को हम निकालते हैं सबसे पहले, वो सब चीज़ें डिफरेंट पार्ट थी, अब हम सीरियसली इसको निकालते हैं। कमाल है यार। ठीक है, अब सीरियसली हम इसका आइगन वेक्टर निकालते हैं, जिसको वो वीडियो जिसने नहीं देखा था आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का, वो इस वीडियो से थोड़ा सा फिर से समझ सकता है कि हम आइगन वेक्टर को निकालेंगे कैसे। गर्मी ज़्यादा है यार, पानी पी लें। चलिए सर ये मैट्रिक्स है 5 3 1 3। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? आइगन वैल्यूज। ax = λx अप्लाई करते हैं, वहां से क्या निकलता है? a - λi = 0, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं डायरेक्टली -5 - λ 3 1 3 - λ को अप्लाई कर सकता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट 0 निकालेंगे, तो 5 - λ 3 - λ -3 = 0। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं तो 15 प्लस
थोड़ा सा हैंग करने लगता है। 5 सॉरी मैंने इसको क्या मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 3, 5 3 15, 5 इंटू लेमडा माइनस 5 लेमडा, और उसके बाद माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 3 8 ना, क्या आ जाएगा भाई, हाँ 6, ठीक है 6 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 12। देखिए मैं आपके सामने ही निकाल रहा हूँ ये सारी वैल्यूज़ को। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये इक्वेशन हमारे सामने क्या दे देगी आपको कि लेमडा को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो लेमडा माइनस 6, माइनस 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 एंड 6, दो आइगन वैल्यूज हमारे सामने आ गई। और जब दो आइगन वैल्यूज आ जाती हैं तो उसी आइगन वैल्यूज को a माइनस लेमडा आई में डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं x के साथ और इक्वल टू 0 कर देते हैं। हमारे सामने मैट्रिक्स क्या थी, हमारे सामने मैट्रिक्स थी 5 3 1 3। पहले हम लेते हैं लेमडा इज इक्वल टू 2 को, और मैट्रिक्स क्या थी 5 3 1 3, और हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू 2 को इसके साथ, और साथ में हमारे साथ ये जो है वेक्टर, इसको मैं x1 x2 ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही निकालते हैं आइगन वैल्यूज को, आइगन वेक्टर को, सॉरी आइगन वैल्यूज तो हमारे सामने आ गई, आइगन वेक्टर को ऐसे निकालते हैं। अगली मैट्रिक्स हमारे सामने क्या हो जाएगी, हमारे सामने हो जाएगी सर ये 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, ये 3 1 और ये 1, और क्या हो गया ये x1 x2। सर यहाँ से दो चीज़ें निकल के आ सकती हैं, 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लीजिए मानते हैं कि x1 इज इक्वल टू हमने k मान लिया, नॉर्मलाइज करने के लिए, कहने का मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। चूंकि x1 इज इक्वल टू, जब तक x1 x2 वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक चीज़ें निकल नहीं सकती। अगर मैं x1 को k मान लेता हूं तो मैं यहाँ पे x1 को जब k की वैल्यू रखता हूं तो x2 हमारे सामने क्या आ जाता है -k, और इसका मतलब कि हमारे पास एक आइगन जो वेक्टर निकला वो x1 और x2 था। अगर मैं इसको k के फॉर्म में रखता हूं तो x1 को k और x2 को -k रखूंगा, और अगर मैं यहां से इस पॉइंट से k को कॉमन ले लूं, इस पॉइंट से अगर मैं k को कॉमन ले लेता हूं, बाहर निकाल लेता हूं, तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा वो 1 -1 आएगा, और ये k क्या हो जाएगा, एक आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें तो आइगन वेक्टर से मतलब था। ठीक है, ठीक है ना भाई, चलिए ठीक है। दूसरी चीज क्या आ गई हमारे सामने, दूसरी चीज आ गई ये, दूसरी चीज क्या थी, लेमडा इज इक्वल टू 6 था, अभी क्या रखा, लेमडा टू 2 रखा। लेमडा इक्वल टू 6 जैसे ही रखते हैं तो 5 - 6 3 1 3 -6, और इसको कैसे करते हैं, x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है, -1 3 1 -3, और हमारे सामने x1 x2 टू 0। प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये बहुत ही साधारण लगने लगे, -x1 0 और x1 -3x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x1 इज इक्वल टू मान लीजिए हम k मान लेते हैं, अगर मैं x इक्वल टू k रखता हूँ तो 3x2 इक्वल टू k, और x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/3, x2 इज इक्वल टू k/3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को रखना चाहूँ तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, x1 x2 की जो वैल्यूज़ सामने क्या आ रही हैं, x1 हमने k माना तो x2 क्या आ जाएगा, k/3 आ रहा है। ठीक है, और मैं k को ले लेता हूं तो ये हो जाता है 1 और 3, और 1/3 को अगर मैं इसको और भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकूं तो आप जानते हैं इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ें 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3k नहीं होगा, ये सिर्फ k होगा, 3 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो 1 अपॉन में रहने से अच्छा है थोड़ा सा ऐसे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, नॉर्मल वैल्यूज़ अच्छी लगती हैं। अपॉन में थोड़ा सा जैसे मर्जी कर सकते हो, सारे ही आइगन वेक्टर हैं, उसकी कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे सामने 2 आइगन वेक्टर आया, अगर आप देखना चाहें तो हमारे सामने एक आइगन वेक्टर अगर हम x1 निकालना x निकालना चाहें, इसको देते हैं, एक आया k1 - 1 और दूसरा आया सर k3 एंड। अगर मैं नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालना चाहूं तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर हमारे सामने आएगा, इस चीज का नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर आएगा सर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ। अभी मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूं और हमारा 1/√2 1/-1/√2 ये आ जाएगा पहला आइगन वेक्टर। दूसरा क्या आ जाएगा सर? दूसरा आ जाएगा 3/3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब कि 3/√10 और दूसरा क्या हो जाएगा 1/√10। तो दूसरा वेक्टर ये आएगा। अब दो ही वेक्टर्स हमारे सामने आए, एक 3/√10 1/√10, दूसरा क्या आया 1/√2 - 1/√2। अब हम अपने ऑप्शंस को थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे, ऑप्शंस को चेक करना चाहेंगे हम अपने ऑप्शंस। हमारा सर ये है सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि 1/√2 और -1/√2 यही ऑप्शन हो रहा है। तो आपकी समझ में आया कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2012 का था, और अगर आपको नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर पता है तो फिर चीजें मुश्किल नहीं है, आसानी से आ जाएगी। आइगन वेक्टर ही मेन कारण था उसका। आइगन वेक्टर अगर आपको निकालना आता है तो नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि उस आइगन वेक्टर को नॉर्मलाइज कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से, उस आइगन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस सिंपल सी बात थी। एक और आज का, आई होप सो कि ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन हो, और ये लास्ट क्वेश्चन फिर से वही चीजें हैं। देखिए 2011 में पूछा, फिर से 2013 में फिर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन को मैं बार बार आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखिए लगातार 2013 तक और 2003 के आसपास से 3-4 बार पूछा है 1 मार्क्स का। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं सर? रियल होती हैं, ऑलवेज रियल। बात समझ में आई? ये बात मैंने न जाने कितनी बार रिपीट कर दी होगी। तो आज का ये वीडियो रहा, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ जरूर सीखा, और यहाँ से कुछ नई चीज़ों को, जब तक कुछ किसी भी वीडियो में आपको अगर नया सीखने को नहीं मिलता तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता, और जब नया सीखने को मिलता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें डिलीवर कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहना। थैंक यू।